नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि आप जानते हो मित्र, जो यह चैनल है वह आपके सी टेट एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ बात करें तो ऑल टेट एग्ज़ाम के साथ साथ यह मित्र सुपर टेट के लिए भी प्रतिबद्ध है। और इस चैनल पे मित्र आपको सभी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे किसी भी राज्य का टेट हो, उसकी संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। ठीक है मित्र, इस समय जो आपके लिए मैं लाया हूँ मित्र, वह लाया हूँ 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का संपूर्ण व्याख्या के साथ हल। ठीक है मित्र, जो कि काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है मित्र, तो यदि आज हम चर्चा करने वाले हैं 16 से लेकर 30 प्रश्नों की बात करेंगे। इसके पहले पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 15 प्रश्नों की श्रृंखला की चर्चा की थी मित्र। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो बगल में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है मित्र, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर बात करें मित्र, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मित्र, शुरू करते हैं। बात करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ऑप्शन कह रहा है क्रेसमर ने की है, ऑप्शन बी कह रहा है यूंग ने की है, ऑप्शन सी कह रहा है कैनन ने की है और ऑप्शन डी कह रहा है स्प्रेंजर ने की है। ठीक है मित्र, यहाँ ध्यान दीजिए, ग्रंथि न होकर यहाँ आप लिख लीजिएगा शरीर रचना के आधार पर। क्या लिखिएगा? शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ठीक है मित्र, ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी होगा। ठीक है मित्र, यह जो श्रृंखला चल रही है मित्र वह चल रही है सी टेट 2020 के लिए ना। सी टेट 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है मित्र। आप अधिक से अधिक इसको देखें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। उम्मीद करता हूँ मित्र कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए मित्र, जल्दी से बता दो कौन सा विकल्प सही होगा। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेसमर ने किया है, यूंग ने किया है, कैनन ने किया है, स्प्रेंजर ने किया। जल्दी से बता दो मित्र। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर ए सही होगा। यानी शरीर रचना की बात करेंगे मित्र तो शरीर रचना के आधार पर क्रेसमर ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताएं। आप बताएंगे मित्र कौन कौन से? तो पहला इन्होंने बताया है लंबकाय। क्या बताया है मित्र? लंबकाय। इसको आप नोट करते जाइए। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के पहला प्रकार बताया है लंबकाय। दूसरा बताया है सुडौलकाय। क्या बताया मित्र? सुडौलकाय। जो तीसरा प्रकार बताया मित्र वह बताया है गोलकाय। क्या बताया है? गोलकाय। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पाए होंगे। अगर हम बात करें मित्र सीजी यूंग की, तो सीजी यूंग ने भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, लेकिन ये सामाजिकता के आधार पर बताए हैं। किन के आधार पर बताए हैं? तो कहेंगे सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार किसने बताए हैं? तो बताएंगे सीजी यूंग ने। अब वो व्यक्तित्व के 3 प्रकार कौन कौन से मित्र? तो ध्यान से सुनिएगा। पहला इन्होंने बताया है अंतर्मुखी। क्या बताया है? अंतर्मुखी। जबकि दूसरा क्या बताया है? दूसरा बताया है बहिर्मुखी। ठीक है मित्र। जबकि हम तीसरे की बात करें तो तीसरा प्रकार बताया है उभयमुखी का। ठीक है ना। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार हैं, तो ऑप्शन में आपको दे दिया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और दे दिया इनमें से सभी। तो आप सभी पे टिक करिएगा। ठीक है मित्र। अगर हम बात कर लेते हैं मित्र स्प्रेंजर की, स्प्रेंजर ने भी व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है मित्र। इन्होंने किसके आधार पर बताया था? ये मूल्यों के आधार पर बताए हैं। स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो बताएंगे 6 प्रकार बताएं। अगर उन 6 प्रकार की बात करें मित्र तो जो पहला प्रकार इन्होंने बताया वो बताया सैद्धांतिक। क्या बताया है? सैद्धांतिक। ठीक है मित्र। और जो दूसरा इन्होंने प्रकार बताया मित्र वह बताया है आर्थिक। क्या बताया है? आर्थिक। ठीक है मित्र। जबकि अगर तीसरे प्रकार की बात करें, तीसरा प्रकार इन्होंने बताया है धार्मिक। ठीक है ना। अगर हम चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा इन्होंने बताया राजनीतिक। क्या बताया है? राजनीतिक। ठीक है मित्र। अगर हम बात करें जो पांचवा इन्होंने प्रकार बताया है वो पांचवा प्रकार इन्होंने बताया है सामाजिक। क्या बताया है? सामाजिक। और ये छठवां प्रकार इन्होंने बताया मित्र स्प्रेंजर ने वह बताया है कलात्मक। क्या बताया है? कलात्मक। ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं मित्र। यानी कि ग्रंथ अगर बात करें शरीर रचना के आधार पर तो क्रेसमर ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, लंबकाय, गोलकाय और सुडौलकाय। ठीक है मित्र। सीजी यूंग की बात करें तो इन्होंने सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगर स्प्रेंजर की बात करें तो स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। कौन कौन से? तो कहेंगे सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक।
उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन नंबर 16 की संपूर्ण व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए मित्र इसी सीरीज में अगली कड़ी में हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 आपसे कह रहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है मित्र? ऑप्शन ए कह रहा है कोल व ब्रूस का, ऑप्शन बी कह रहा है ड्वेहल का, ऑप्शन सी कह रहा है डिहान का, ऑप्शन डी कह रहा है क्रो एंड क्रो का। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है? जल्दी से साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें बताते रहो कि कौन सा विकल्प सही होगा। और इस 15 प्रश्नों की श्रृंखला में आप टोटल कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए मित्र, उसको भी साथ ही साथ आप हमें बताते चलो। जल्दी से बताइए मित्र कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए मित्र हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो विकल्प होगा मित्र वह डी होगा। यानी क्रो एंड क्रो ने ही बताया था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र, ठीक है ना। जो सृजनात्मकता होती है वह मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किसने कहा है? तो बताएंगे क्रो एंड क्रो ने। उम्मीद करते हैं मित्र ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मित्र अब हम अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी कह रहा है शैशवावस्था, ऑप्शन सी कह रहा है पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन डी कह रहा है मध्य किशोरावस्था। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है? यानी विद्रोह की भावना जो है वह किसकी प्रवृत्ति है, यानी किस अवस्था की प्रवृत्ति है? आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दो। साथ ही साथ आप हमें ये भी कमेंट करके बताओ मित्र कि आप 15 प्रश्नों की श्रृंखला में कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाए हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी पूर्व किशोरा अवस्था। अब ध्यान से सुनिएगा मित्र, जो पूर्व किशोरावस्था की जो आयु होती है मित्र वह होती है 12 से 14 वर्ष। कितनी होती है मित्र? 12 से 14 वर्ष होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मित्र कि पूर्व किशोरावस्था में जो किशोर होता है वह किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, यानी वह स्वतंत्रता चाहता है, वह किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता, यानी वह स्वतंत्रता चाहता है, ठीक है मित्र। तो होता क्या है कि यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है, ठीक है मित्र। विद्रोह की भावना की ज्वाला उठ पड़ती है। इस प्रकार कोलेसनिक ने भी कहा था मित्र कि किशोर जो होते हैं वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकते हैं, ठीक है मित्र। कोलेसनिक ने क्या कहा था कि जो किशोर होते हैं वो सोचते हैं कि जो प्रौढ़ है वो हमारे मार्ग में बाधा यानी हमारी स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं, ठीक है मित्र। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो विद्रोह की भावना होगी वह किस अवस्था में होती है? तो बताएंगे पूर्व किशोरावस्था में, क्योंकि पूर्व किशोरावस्था की बात करें तो इस अवस्था में जो बालक होता है वह स्वतंत्र रहना चाहता है, यानी अगर उसे किसी प्रकार से रोक लगाया जाए तो उसके अंदर विद्रोह की ज्वाला उठ पड़ती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए मित्र अगली कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? आप जल्दी से कमेंट करके बता दो मित्र कौन सा विकल्प सही होगा। इस ऐसे क्वेश्चन की हमने पिछली वीडियो में अपने चर्चा की है मित्र, यदि आप उसको नहीं देखें तो बगल में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है मित्र। ऑप्शन ए कह रहा है सीखने का वक्र, ऑप्शन बी कह रहा है सीखने का पठार, ऑप्शन सी कह रहा है स्मृति, ऑप्शन डी कह रहा है अवधान। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताते रहो। चलिए मित्र जल्दी से बताइए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें मित्र क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो विकल्प होगा मित्र वो होगा बी, ठीक है ना। क्या होगा? बी, यानी सीखने का पठार। अब ध्यान से सुनिएगा मित्र, जो सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर पठार आ जाता है, यानी कि अधिगम जो होता है शून्य हो जाता है। अधिगम क्या होता है मित्र? शून्य हो जाता है, ठीक है ना। यानी न तो उसमें कोई उन्नति होती है न तो उसमें कोई अवनति होती है।
केवल किस पे हो जाता है, शून्य पे हो जाता है ना, तो उसे कहा जाता है सीखने का पठार यानी अधिगम का पठार। ध्यान से थोड़ा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं मित्र। जो सीखने का वक्र होता है, सीखने के वक्र के जरिए हम समझ पाएंगे कि सीखने का अधिगम पठार क्या होता है या अधिगम का पठार क्या होता है। ध्यान दीजिएगा मित्र, होता क्या है कि जो सरल सब्जेक्ट होते हैं तो सरल सब्जेक्ट में सीखना बहुत तेज़ी के साथ होता है, उसके बाद कुछ देरी के बाद धीरे धीरे मंद हो जाता है, और मंद होते होते एक स्थिति ये भी आ जाती है कि जहाँ मित्र सीखना शून्य हो जाता है, ना तो उसमें उन्नति हो पाती है ना तो अवनति हो पाती। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वह गिरने लगता है, ठीक है ना। तो जहाँ ना तो उन्नति होती ना तो अवनति होती, यानी अधिगम क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है मित्र, उसी को कहा जाता है सीखने का पठार। तो इसी को कहा जाएगा सीखने का पठार। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 19 आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए मित्र हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 कह रहा है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ऑप्शन ए कह रहा है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, ऑप्शन बी कह रहा है वास्तविक आयु बटा के मानसिक आयु, ऑप्शन सी कह रहा है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दो। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, तो कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं मित्र उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जल्दी से बता दो मित्र कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए मित्र बात कर लेते हैं। अगर बात करें मित्र क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मित्र, जो बुद्धि लब्धि की बात करें मित्र तो दो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टर्न। क्या नाम था मित्र, स्टर्न एवं कुलहन। क्या था, स्टर्न एवं कुलहन। आप इसको नोट भी करते जाइएगा। दो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टर्न और कुलहन ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप में आईक्यू कहा जाता है, आईक्यू की बात करें तो इंटरनल क्वेस्ट कहा जाता है, का प्रतिपादन किया था। और बुद्धि लब्धि का इन्होंने सूत्र दिया था, वो दिया था क्या मित्र, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100, या इसे हम इंग्लिश में अगर बात करें मित्र तो कह सकते हैं MA मेंटलिटी एज अपान CA एक्चुअल एज, यानी कि वास्तविक आयु यानी करंटली आयु इंटू 100। ये होता है आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ऐसे भी घुमा के प्रश्न पूछा जाता है कि किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रतिपादन किया है, तो बताएंगे स्टर्न एवं कुलहन ने, या ऑप्शन में स्टर्न भी मिल जाता है तभी आप उसको सही कर देंगे। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 20 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र अगली कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कह रहा है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए कह रहा है कोहलर ने, ऑप्शन बी कह रहा है पायलॉव ने, ऑप्शन सी कह रहा है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी कह रहा है गेस्टाल्ट ने। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो मित्र कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मित्र बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सीखने का प्रयास व भूल का सिद्धांत तो जो दिए हैं मित्र उस मनोवैज्ञानिक का नाम है थॉर्नडाइक। क्या नाम है मित्र, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही सीखने का प्रयास व भूल के सिद्धांत में इन्होंने थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का कहें तो इन्होंने पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। ठीक है मित्र, उस समय इन्होंने प्रयास और भूल के सिद्धांत के साथ इन्होंने एक इस चर्चा की थी और सीखने के 3 नियम दिए थे मित्र। ठीक है ना, 3 मुख्य नियम दिए थे। अगर उन मुख्य नियमों की बात करें तो उस मुख्य नियम में पहला नियम जो हो जाता है मित्र वह होता है आपका अभ्यास का नियम। ठीक है मित्र, दूसरा जो बताया था इन्होंने दिया था तत्परता का नियम। ठीक है मित्र, तत्परता का नियम। जो इन्होंने तीसरा नियम बताया था मित्र वह बताया था प्रभाव का नियम। ठीक है ना, इन्होंने 3 सीखने के मुख्य नियम दिए थे। साथ ही साथ बात करें मित्र जो प्रयास और भूल का सिद्धांत होता है मित्र, इससे हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ध्यान से देखिएगा मित्र, आपसे हो सकता है कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी मिल जाए, या इसी को कहा जाता है संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है मित्र, जबकि कोहलर की बात करें मित्र तो कोहलर ने जो सूत्र दिया, जो कोहलर ने जो दिया था वो दिया था अंतःदृष्टि और सूझ का सिद्धांत। क्या दिया था,
अंतःदृष्टि और सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। थॉर्नडाइक ने प्रयास व भूल का दिया था, संबंधवाद का दिया था या उद्दीपक अनुक्रिया का दिया था। कोहलर ने अंतःदृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया था, जो कि एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। ठीक है मित्र, कोहलर कैसे मनोवैज्ञानिक तो बताएंगे, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अगर हम पावलोव की बात करें तो पावलोव ने CR थ्योरी दिया था। ठीक है मित्र, क्या दिया था? CR थ्योरी। अब पावलोव के CR थ्योरी को कैसे याद करेंगे तो ध्यान सुनिएगा। कहेंगे पावलोव को कुत्ते ने काटा और कुत्ते को CR ने काटा, यानी आप इसको रिलेटेड करके आप इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर और हम गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की बात करें मित्र तो गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक में कुर्ट लेविन आ जाएंगे, कुर्ट कोफका आ जाएंगे और वोल्फगैंग कोहलर। ये तीनों क्या है मित्र तो बताएंगे कि यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने अंतःदृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था, जिसे समग्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या मित्र? समग्र का सिद्धांत। ठीक है, चलिए मित्र अब हम अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 कह रहा है सामान्य संयुक्त कोशिका के गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 22 जोड़े होते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है 23 जोड़े होते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है 24 जोड़े होते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो मित्र। साथ ही साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा ऐसा भी आप कमेंट करके भी बताइएगा मित्र। और आप 15 प्रश्नों की श्रृंखला में कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाए हो मित्र, उसको भी बताइएगा। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यानी सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं मित्र वह 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर्स। यानी बात करें तो टोटल 46 होते हैं। अगर पेयर्स की बात करेगा तो 23। अगर बात करें तो इसमें जो 22 पेयर्स होते हैं मित्र वो समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजात गुणसूत्र। यानी कि यह स्त्री और पुरुषों में दोनों बराबर पाए जाते हैं। जो 22 होते हैं नर और मादा में अपने अपने जोड़े में समजात होते हैं, यानी समान पाए जाते हैं। जबकि जो 23वां जोड़ा होता है मित्र वह स्त्री गुणसूत्र में अलग होता है और पुरुषों में अलग होता है। जैसे बात करें स्त्री में आपका क्या हो जाता है मित्र तो बताएंगे कि स्त्री में आपका हो जाता है, स्त्री में आपका हो जाएगा मित्र क्या तो बताएंगे कि यक्स और पुरुष में बताएंगे तो XY हो जाता है। ठीक है मित्र, अगर इसकी हम चर्चा करें मित्र तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी अगर हम चर्चा करें तो जो यक्स गुणसूत्र होता है स्त्री में, ठीक है मित्र, अगर बात करें XY होता है पुरुष में। ठीक है ना, अगर हम इसकी चर्चा करें तो यक्स स्त्री से मिलता है, यक्स पुरुष से मिलता है तो यक्स यानी एक पुत्री का जन्म होता है। अगर यक्स महिला से मिलता है और वाई पुरुष से मिलता है तो ये होता है XY यानी यहाँ पुत्र का जन्म होता है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं मित्र पुत्री का जन्म जब दोनों गुणसूत्र यक्स मिलता है तो पुत्री होती है और XY मिलता है तो पुत्र होता है। ठीक है मित्र, कभी कभी आप ये भी होता है मित्र कि लोग स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं इसको बच्चा नहीं हुआ और यह कैसा हुआ तो कहेंगे पुत्री बार बार पुत्री हो रही। यह उनकी विडंबना है मित्र। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पुत्र की प्राप्ति जो होती है वह लिंग का निर्धारण पिता करता है, यानी पिता के ऊपर होता है, पिता ही लिंग का निर्धारण करता है। यानी माता का चाहकर भी वह पुत्र को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि उसके अंदर यक्स ही गुणसूत्र पाया जाता है। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 22 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र अगली कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कह रहा है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, ऑप्शन बी कह रहा है विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन सी कह रहा है व्यक्तित्व के सिद्धांत से, ऑप्शन डी कह रहा है अधिगम के सिद्धांत से। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो कौन सा विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो विकल्प होगा मित्र वह आपका होगा डी, यानी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कौन तो बताएंगे? कोहलर। अगर कोहलर की बात करें मित्र तो कोहलर का पूरा नाम है वुल्फगैंग कोहलर। क्या बताएंगे? वुल्फगैंग कोहलर। यह एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। और कोहलर की बात करें तो कोहलर ने ही मित्र सीखने का अंतःदृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया है। ठीक है मित्र, अंतःदृष्टि और सूझ का सिद्धांत किसने दिया है तो बताएंगे कोहलर ने दिया है। ठीक है मित्र, साथ ही साथ बात करें तो इसे गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, अंतःदृष्टि और सूझ के सिद्धांत को। और बात करें तो इसी को समग्र का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। और बात करें मित्र तो इसे कहा जाता है पूर्णाकृति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कुछ भी आपके एग्जाम में मिल सकता है, इसको आप नोट करते जाइए। पूर्णाकृति का भी सिद्धांत कहते हैं या अंतःदृष्टि और सूझ का सिद्धांत आदि नामों से भी जानते हैं।
जानते हैं। अगर कोहलर की बात करें मित्र, तो कोहलर ने सीखने का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत, या कह सकते हैं पूर्णाकृति का सिद्धांत, या कह सकते हैं गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत, या समग्र का सिद्धांत, इसको जब इन्होंने प्रस्तुत किया था मित्र, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वह एक चिंपैंजी पे यानी एक बनमानुष पे प्रयोग किया था, जिसका नाम था सुल्तान। तो यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कोहलर ने किस चिंपैंजी या किस बनमानुष पे प्रयोग किया था, तो बताएंगे सुल्तान पे इन्होंने प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया था, अधिगम का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 23 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र, हम अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए कह रहा है हल ने किया है, ऑप्शन बी कह रहा है थॉर्नडाइक ने किया है, ऑप्शन सी कह रहा है हेगार्टी ने किया है, ऑप्शन डी कह रहा है स्किनर ने किया है। आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या डी हो सकता है? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो कि किसने दिया था। साथ ही साथ यह वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए मित्र, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किसने दिया था मित्र? स्किनर ने। तो ध्यान से सुनिएगा, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं या प्रतिपादक हैं उनका नाम है स्किनर, और स्किनर का पूरा नाम है BF स्किनर। क्या कह सकते हैं मित्र? BF स्किनर। स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया था मित्र वह चूहे और कबूतर पर किया था। किस पे किया था? चूहे और कबूतर पर, ठीक है ना। अगर हम बात करें मित्र हल की, तो हल ने सीखने का प्रबलन सिद्धांत दिया। क्या दिया है? सीखने का प्रबलन सिद्धांत। ये भी आपसे प्रश्न पूछना है कि सीखने का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया, तो बताएंगे हल ने, ठीक है मित्र। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें मित्र, तो थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, ठीक है मित्र, या कह सकते हैं सीखने का भूल एवं अभ्यास एवं भूल यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। साथ ही साथ इन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम भी दिए हैं, जिसे तत्परता का नियम कहा जाता है, अभ्यास का नियम कहा जाता है और प्रभाव का नियम कहा जाता है। साथ ही साथ 5 गौड़ नियम ने भी दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है मित्र। चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है मित्र। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें मित्र, तो 25 आपसे कह रहा है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है कैटल है, ऑप्शन बी कह रहा है थॉर्नडाइक है, ऑप्शन सी कह रहा है वर्नन है, ऑप्शन डी कह रहा है स्किनर है। आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या डी हो सकता है? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो कौन सा विकल्प सही होगा। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल अच्छा लगे मित्र या वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ उपस्थित रहूं और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओ। चलिए मित्र, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का जो प्रतिपादन किया था मित्र वह किया था RB कैटल ने। किसने किया था मित्र? तो बताएंगे RB कैटल ने किया था। अगर कैटल की बात करें तो कैटल के अनुसार मित्र बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः होते हैं। उन्होंने बताया बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए थे। अगर एक बताया तो उन्होंने बताया एक तरल बुद्धि बताया था। क्या बताया था? एक तरल बुद्धि, और दूसरा बताया था ठोस बुद्धि, ठीक है मित्र। पहला क्या बताया था? तरल बुद्धि, दूसरा बताया था ठोस बुद्धि। अगर तरल बुद्धि की बात करें मित्र तो इनका मानना था कि तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। यानी जो तरल बुद्धि होता है, कैटल का मानना है कि जो तरल बुद्धि होता है मित्र वह क्या होता है कि तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं का हल निकालता है। जबकि ठोस बुद्धि की बात करें मित्र तो कैटल के अनुसार ठोस बुद्धि का मतलब था कि यह शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता को परिकल्पित करता है। कौन? तो कहेंगे ठोस बुद्धि। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 25 की संपूर्ण व्याख्या आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इसे आप नोट भी कर लिए होंगे। चलिए मित्र, अब हम अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो कह रहा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार में किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है समझ के सुधार में, ऑप्शन बी कह रहा है अनुप्रयोग के सुधार में, ऑप्शन सी कह रहा है सृजनात्मकता के सुधार में, ऑप्शन डी कह रहा है समस्या समाधान के सुधार में। आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, या सी हो सकता है, या डी हो सकता है? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो। चलिए मित्र, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर सी सही होगा। यानी शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो बताएंगे सृजनात्मकता के। अगर बात करें मानसिक उद्वेलन अगर प्रतिमान की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेन
स्टॉर्मिंग, क्या कहा जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल, ठीक है मित्र, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल कहा जाता है किसको, तो बताएंगे सृजनात्मकता को, यानी उद्वेलन प्रतिमान को कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल। और यह किसके समझ के लिए या किसके सुधार के लिए होता है, तो बता दी गया किसके, सृजनात्मकता के लिए। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आया होगा। चलिए मित्र अगले कड़ी में बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 27 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कह रहा है गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक बुद्धि से, ऑप्शन बी कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि से, ऑप्शन सी कह रहा है आध्यात्मिक बुद्धि से, ऑप्शन डी कह रहा है समान बुद्धि से। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। आप जल्दी से हम पे कमेंट करके बता दो। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे मित्र तो वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। जल्दी से बता दीजिए मित्र। अगर हम बात करें मित्र क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर बी सही होगा, यानी संवेगात्मक बुद्धि। गोल्डमैन मित्र जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अब ध्यान से सुनिएगा मित्र, जो संवेगात्मक बुद्धि होता है, संवेगात्मक बुद्धि को हम इमोशनल इंटेलिजेंस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है मित्र, जो कि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा गुणों संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है, उसी योग्यता को कहा जाता है क्या, संवेगात्मक बुद्धि। फिर से सुन लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है मित्र, तो स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की एक प्रकार की योग्यता होती है। अगर मित्र डेनियल गोलमैन की बात करें, गोलमैन का जो पूरा नाम है वो डेनियल गोलमैन है। अगर डेनियल गोलमैन की बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर, यानी इन्होंने संवेगात्मक नामक बुद्धि की पुस्तक भी लिखा था। तो आपसे हो सकता है संवेगात्मक बुद्धि पुस्तक किसने लिखा है, ये भी आपसे प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया, किसकी ओर, तो बताएंगे संवेगात्मक बुद्धि की ओर, यानी कि दूसरों की भावनाओं, संवेगों को समझने और व्यक्त करने की जो योग्यता है उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। किसने, तो बताएंगे डेनियल गोलमैन ने। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 27 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा है समान अवयवों का सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ऑप्शन डी कह रहा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। मित्र ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत को हम प्रबलन का सिद्धांत कहते हैं। आप इसको इसलिए मैंने आपके सामने इसको मेंशन कर दिया मित्र, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। आप बता दो मित्र कौन सा विकल्प सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत जो है वह सबसे अलग है। अब कैसे अलग है, ध्यान से सुनिएगा मित्र। अगर हम बात करें ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत की, तो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत के लिए यह अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण के सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। जबकि जो ड्राइव रिडक्शन है प्रबलन के सिद्धांत की बात करें मित्र, तो यह जो सिद्धांत है वह अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, कैसा सिद्धांत है, अधिगम का, यानी ये अधिगम अंतरण के तीनों सिद्धांत हैं। जबकि ड्राइव रिडक्शन जो सिद्धांत है मित्र, यह किसका सिद्धांत है, बताएंगे अधिगम का सिद्धांत। तो इस प्रकार उससे भिन्न है। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 28 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 29 कह रहा मित्र सृजनात्मकता संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, यानी सृजनात्मक या संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन कह रहा है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा विकल्प सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो कौन सा विकल्प सही होगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अपने मित्रों को शेयर भी करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाते रहिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो 29 जो का विकल्प नंबर ए सही होगा। क्या होगा मित्र, ए। अब ध्यान से सुनेगा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति की बात करें तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। अगर बात करें तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति को क्रमशः 6 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें से जो न्यूनतम चरण होता है वो होता है ज्ञान। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है अवबोध। क्या होता है, अवबोध। अगर तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा होता है अनुप्रयोग।
क्या होता है मित्र? अनुप्रयोग। अगर चौथे की बात करें तो चौथा जो होता है मित्र होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। अगर बात करें मित्र पाँचवें की तो जो पाँचवा होता है वो होता है संश्लेषण। क्या होता है मित्र? संश्लेषण, ठीक है ना। और जो छठा होता है मित्र वो होता है आपका मूल्यांकन। क्या होता है मित्र? मूल्यांकन। तो हो सकता है इसमें न्यूनतम चरण पूछा मित्र, और आपके आगामी परीक्षाओं में पूछ ले कि सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो आप बता देंगे मूल्यांकन। यानी कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सबसे उच्चतम स्तर क्या होता है, तो बताएंगे मूल्यांकन। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया है और इसकी आप व्याख्या को नोट भी कर लिए होंगे। चलिए मित्र, अब इस कड़ी की अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं कि कौन सा क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कह रहा है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण होगा। ऑप्शन ए कह रहा है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन बी कह रहा है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऑप्शन सी कह रहा है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है? एक हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो। साथ ही साथ यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मित्र, बात कर लेते हैं इस अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसका विकल्प नंबर क्या होगा? बी सही होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। अब ध्यान से सुनिएगा मित्र कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण क्या होता है। यानी जब बालक कोई निम्न सब्जेक्ट या निम्न अनुभव प्राप्त किया होता है और वह उसको सहयोग दे उच्च अनुभव को सीखने में, तो उसी को कहा जाता है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ठीक है मित्र। अगर 36 की बात करें तो एक सब्जेक्ट में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरे सब्जेक्ट में मदद करता है तो उसी के आधार पे बताएंगे वो क्षैतिज अधिगम अंतरण होता है। यानी मदद करने का मतलब जैसे कि हिंदी व्याकरण सीखा गया ज्ञान आपके संस्कृत व्याकरण में मदद करता है, तो वो हो गया क्षैतिज अधिगम अंतरण। अगर बात करें द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, तो जो द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण होता है मित्र, यह आंगिक अंतरण होता है। यानी एक अंग द्वारा सीखा गया अनुभव जब दूसरे अंग द्वारा अगर काम करने लगे या दूसरे अंग में सहयोग करे तो उसे क्या कहा जाता है? द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। जैसे बात करें दाएं हाथ से लिखना या फिर दाएं हाथ से लिखने के बाद बाएं हाथ से लिखना, यानी दाएं हाथ के अलावा अगर यह न आवश्यकता हो तो बाएं हाथ से हम लिखना भी चालू कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र, अब अगले क्वेश्चन की बात कर देते हैं। सॉरी मित्र, यह क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मित्र, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा, और हम मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।